दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे हमने बात करी थी, जो जियोलॉजी पेपर 1 और जियोलॉजी पेपर 2 की बात करी हमने, जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जाम हुआ था 2020 का। मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर देते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उसका लेवल क्या था, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अब जियोलॉजी पेपर 3 को हम डिस्कस करेंगे, बट चूँकि 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी नहीं है, अनलकीली जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी नहीं है, बट हम क्वेश्चन पेपर को तो डिस्कस करेंगे ही। और इस साल वैकेंसी नहीं आई है, नेक्स्ट ईयर तो वैकेंसी आएगी, बी होपफुल फॉर दैट। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर देते हैं कि लेवल कैसा था उसका, और कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे से करने थे, कौन से कहाँ से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। वो सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पेपर 3 और हाइड्रोजियोलॉजी वाला पेपर है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जो जो कंपल्सरी क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ऑन द सर्टेन ओर फॉर्मिंग प्रोसेस। जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है उसका जो इफेक्ट है ऑन द सर्टेन ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, वो आपको डिस्कस करना था इस पे। एक्सोल्यूशन एंड द रिप्लेसमेंट इंटरग्रोथ टेक्सचर इन ओर मिनरल्स। जो ओर मिनरोलॉजी है उसमें जो एक्सोल्यूशन एंड रिप्लेसमेंट इंटरग्रोथ टेक्सचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना था। जो मंगमपेटा, क्या नाम है ये, तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंगमपेटा बेराइट डिपॉजिट है। व्हाट अ नेम, इट्स टू हार्ड टू प्रोनाउंसिएट, बट मैंगमपेटा बेराइट डिपॉजिट है। ये कहाँ पे है, आई डोंट हैव आइडिया ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बट मैं देखूंगा इसको, अगर मिलेगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। कि हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप में या जो प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम है उसमें हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन इससे आ जाए, तो वो मैं डिस्कस करूँगा इसको एक अलग वीडियो में। जो क्वेश्चन डी है, बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द बेस मेटल्स डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। जो बेस मेटल डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको बताना था। कोर लॉगिंग एंड इट्स इंफॉर्मेशन डिसाइफर्ड फ्रॉम द कोर सैंपल्स। जो कोर लॉगिंग है और उससे जो इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन डिसाइफर, वो आपको डिस्कस करना था। सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट जियोकेमिकल एनोमलीज। जियोकेमिकल एनोमलीज के बारे में क्वेश्चन था। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स फॉर द सिविल इंजीनियर्स एप्लीकेशन। सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो आपको डिस्कस करना था। माइग्रेशन ऑफ द ऑयल माइग्रेशन डिस्कस करना था। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स। जो मैंग्रोव्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका जो इन्वायरमेंट में सिग्निफिकेंस है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में और इन्वायरमेंटल साइंस में, वो डिस्कस करना था। अर्थ रेडिएशन बजट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स हीट बैलेंस। ओके, जो पहले 3 क्वेश्चंस थे, जो मैंगमपेटा बेराइट डिपॉजिट है, एक्सोल्यूशन एंड रिप्लेसमेंट इंटरग्रोथ टेक्सचर है, या जो इफेक्ट ऑफ ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है, ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो इन तरह के क्वेश्चंस के, क्योंकि थर्ड पेपर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो आपको ना आते हो सकता है, या आप सस्पेंशन में हो कि ये हो सकता है आंसर या नहीं हो सकता है। बट जो नीचे के 7 क्वेश्चंस हैं वो इजी थे, वो टफ नहीं थे। वो अगर आपने पढ़े होंगे ढंग से तो आप इसको कर लिए होगे, अच्छे से आपने किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, you have to explain how metals are transported by hydrothermal fluids and what are the causes of ore deposition in various types of hydrothermal deposits। जो ore forming process में जो hydrothermal fluids का मेटल ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको डिस्कस करना था इसमें। ओके, एंड ore deposition के जो causes हैं in various types of hydrothermal deposits, वो इसमें लिखना था। डिस्कस द जेनेसिस ऑफ लेटेरिटिक बॉक्साइट डिपॉजिट। जो लेटेरिटिक बॉक्साइट डिपॉजिट है उसकी जेनेसिस, हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स व्हिच कंट्रोल दियर फॉर्मेशन। उसके जो पैरामीटर्स को कंट्रोल करने वाले फॉर्मेशंस फैक्टर्स को डिस्कस करना था। राइट अ नोट ऑन द जियोलॉजी ऑफ द ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ इंडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, भी मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ओके, देखिए क्वेश्चन आया भी है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वार्ट्ज grain has a cubic aqueous biphase inclusion that contains a liquid and a spherical vapor bubble. The sides of a cubic inclusions are 2 microns and the diameters of vapor bubbles is 2 micron. You have to calculate the degree of fill of the fluid inclusion. अब इस तरह के क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल्स हैं मुझे आइडिया नहीं है, ये देखना पड़ेगा। अगर मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट आर द जियोलॉजिकल सेटिंग्स इन विच द क्राइसोटाइल डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड। क्राइसोटाइल डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन है, उनकी जियोलॉजिकल सेटिंग के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्राइसोटाइल मिनरलाइजेशन इन दीज सेटिंग्स। ओके, explain how the temperature of mineralization can be constrained based on the fractionation of sulfur isotopes in ore minerals assemblages. Okay, जो temperature of mineralization है वो how it can be constrained based on the फ्रैक्शनेशन ऑफ सल्फर आइसोटोप्स, तो वो आपको इसमें डिस्कस करना है। मैंने पहले बताया था जब मैंने डिस्कस किया था इसको, या कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली यूनिट है ये काफ़ी नई यूनिट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, इसका मुझे भी आइडिया नहीं था। ओके, बट देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आया है। फ्लूइड इंक्लूजन का क्वेश्चन जो आता था पहले उसमें न्यूमेरिकल आ गया है, या जो क्राइसोटाइल सेटिंग का है, क्राइसोटाइल डिपॉजिट्स का क्वेश्चन आया है। ओके, सो इसमें के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, नो डाउट। जो ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट डिपॉजिट को अगर छोड़ा जाए, बाकी क्वेश्चंस आपके लिटिल बिट टफ थे, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं थे, आई एडमिट इट। फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मस्कोवाइट एंड रेयर मेटल डिपॉजिट्स इन ग्रेनिटिक पिग्माटाइट्स। जो ग्रेनिटिक पिग्माटाइट्स में जो फॉर्मेशन ऑफ मस्कोवाइट एंड रेयर मेटल्स का है उसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन डिस्कस ऑन द जियोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट मस्कोवाइट डिपॉजिट्स इन द इंडियन सील। जो मस्कोवाइट डिपॉजिट है इंडियन सील में उसको आपको डिफाइन करना है, उसको डिस्कस करना है इसमें। डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ अरावली क्रेटॉन। जो अरावली क्रेटॉन में मिनरल डिपॉजिट्स हैं, अरेंजिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको जो अरावली क्रेटॉन के जो मिनरल्स दिए हुए हैं इसमें, उन मिनरल्स को आपको डिफाइन करना है, जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करनी है, एंड यू हैव आल्सो अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सो खेतरी कॉपर बेल्ट है, उसको हमने डिस्कस किया था, केसीसी जिसको कहते हैं, या खेतरी कॉपर बेल्ट या खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था। जो तोशाम टिन डिपॉजिट है और जमार खोत्रा फॉस्फोराइड डिपॉजिट है। जो जमार खोत्रा फॉस्फोराइड डिपॉजिट हमने डिस्कस किया था कि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली नोन फॉस्फोराइड डिपॉजिट ऑफ इंडिया, जहामार खोत्रा। ओके, खेतरी का हमने डिस्कस किया था। और तोशम टिन डिपॉजिट, इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, इसको मैं करवा दूंगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या जो नए क्वेश्चन आए हुए हैं इसको मैं आगे से करवा दूंगा, क्योंकि आपको और एग्जाम्स में काम आ सकता है। ओके, अब इस पेपर्स को डिस्कस करने का जो फंडा है, जो बेसिक इसके पीछे जो अप्रोच है वो यही है कि जो नए क्वेश्चंस आए हैं तो उसका टाइप हम डिस्कस कर लें कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन आए हैं, या जो नए क्वेश्चन आए भी हैं नए टॉपिक से तो उनका टाइप क्या है, लेवल क्या है। सो अगर वो सिलेबस में आपका प्रिलिमिनरी के सिलेबस में है तो वहाँ भी हम डिस्कस कर देंगे, या जो नेक्स्ट ईयर आपका मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें मैं और अच्छे से आपको प्रिपेयर करा दूंगा, क्योंकि जो उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, फिफ्थ ए में जो है डिस्कस द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द जेनेसिस ऑफ अगूचा लेड जिंक डिपॉजिट। जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर लेड जिंक डिपॉजिट का है तो रामपुर अगूचा का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट अ नोट ऑन द जियोलॉजी ऑफ बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, और BIF वी कॉल देम हॉस्टेड आयरन डिपॉजिट्स इन वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटॉन। जो वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटॉन है उसमें जो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन हॉस्टेड आयरन डिपॉजिट है वो आपको लिखना है। ओके, सो आपको इजी कर दिया है क्वेश्चन को। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो इजी कर दिया कि जो वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटॉन में जो बैंडेड आयरन फॉर्मेशन होस्टेड आयरन डिपॉजिट है
ओके, उसके बारे में आपको लिखना है। तो स्पेसिफिकली आपको केवल बैंडेड आयरन फॉर्मेशन होस्टेड आयरन और डिपॉजिट इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न धारवाड़ केटॉन, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है, अगर आपने बुक पढ़ी हो, जो रामकृष्णन एंड वैद्यनाथन की बुक है, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स बाय व्हिच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड, that what are the ways by which the mineral resources that can be conserved. Okay, question number 6, what are the ore guides, explain the mineralogy and physiographic guides and discuss their significance in mineral exploration. जो ore guides हैं उसके बारे में आपको इसमें डिस्कस करना था, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी। why is soil geochemical survey the most कॉमनली एम्प्लॉयड टेक्निक इन मिनरल एक्सप्लोरेशन? जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है उसमें जो सॉयल जियोकेमिकल सर्वे, जिसको हम सॉयल पीडोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, वो क्यों अप्लाई किया जाता है? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ जियोकेमिकल सर्वे इन रेजिडुअल सॉयल। ओके, उसका आपको उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि क्यों वो अप्लाई किया जाता है, और उसका जो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ जियोकेमिकल सर्वे, ओके, वो भी आप तक बताना है। 7th one is the sample width and the assay values for the copper and zinc are obtained in a sulfide ore deposit, sulfide ore prospect, and are given below. You have to calculate the average sample width as well as the average grade for the copper and zinc. Copper and zinc के लिए आपको जो average grade और average width वो calculate करनी है इसमें। Okay? What is the channel sampling? Channel sampling जो रिवर चैनल हुआ, उसमें सैम्पलिंग कैसे की जाती है, या क्या है वो सैम्पलिंग? यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन चैनल सैम्पलिंग। जो चैनल सैम्पलिंग क्या है और क्या क्या स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द सैम्पलिंग। एड अ नोट ऑन द बाइसेस विच शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग। ओके, सो सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैंने बताया था कि जो सैम्पलिंग है उसमें वो चाहे चैन सैम्पलिंग हो, चिप सैम्पलिंग हो, ग्रैप सैम्पलिंग हो, ओके, या बोरहोल सैम्पलिंग हो, सो वो कई तरह की सैम्पलिंग प्रोसेस है, मेथड्स हैं, वो आपको इसमें चैन सैम्पलिंग का आपको चैनल सैम्पलिंग का आपको बताना था। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ साइज्मिक मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग विद अ नोट ऑन इट्स लिमिटेशंस। ओके, जो साइज्मिक मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन है या प्रोस्पेक्टिंग है, वो आपको इसमें डिस्कस करना है विद इट्स limitations. क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी से। क्रिटिकली डिस्कस द डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन विच आर रिक्वायर्ड इन द डैम साइट। किसी पर्टिकुलर डैम साइट पे जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपको डिस्कस करना था। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोस्टल इरोजन? कोस्टल इरोजन को मैंने बताया था जब हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें कोस्टल इरोजन था, उसका मिटिगेशन, जो स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए जाते हैं फॉर इट्स कंजर्वेशन या उसकी सेफ्टी के लिए, वही देखिए है भी इसमें। व्हाट आर द एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। जो कोस्टल प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेथड्स, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या मेथड्स हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स एंड द रिजर्वायर रॉक्स फॉर द हाइड्रोकार्बन। ओके, जो हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर्स हैं, जो रिजर्वायर रॉक फॉर द हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स रॉक को बताना है। ओके, सोर्स और द रिजर्वायर रॉक। डिस्क्राइब द जियोलॉजी ऑफ डोलोस्टोन होस्टेड यूरेनियम डिपॉजिट्स इन कडप्पा बेसिन। ओके, मैंने बताया था आपको, जब यूरेनियम डिपॉजिट्स को हमने बताया था तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो सैंडस्टोन होस्टेड यूरेनियम डिपॉजिट है, या लाइमस्टोन डोलोस्टोन यूरेनियम डिपॉजिट जो कि कडप्पा का है। ओके, जो आपका जादूगुड़ा का है, जो बिहार और झारखंड का, जो झारखंड स्टेट का जो यूरेनियम है, वो आपका सीयर जोन होस्टेड है। ओके, या सीयर जोन डोमिनेटेड है। और जो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, मेघालय में जो यूरेनियम है वो आपका सैंडस्टोन होस्टेड है। और जो कडप्पा का यूरेनियम प्रोविंस, कडप्पा यूरेनियम प्रोविंसेस है, या जो कडप्पा यूरेनियम बेसिन है, कडप्पा बेसिन का, वो आपका
लाइमस्टोन एंड डोलोस्टोन बेस्ड है। ओके, सो आपको जो डोलोस्टोन बेस्ड यूरेनियम डिपॉजिट का डब्बा बेसिन का है वो आपको डिस्कस करना है इसमें। गिव एन अकाउंट ऑफ द टेक्टोनिक कंट्रोल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना कोल्स। जो गोंडवाना कोल के फॉर्मेशन, जो टेक्टोनिक सेटिंग्स का जो अप्रोच है, टेक्टोनिक सेटिंग का कंट्रोल है, वो आपको इसमें लिखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज डीलिंग विद द व्हाट आर मिलंकोविक साइकिल्स। मिलंकोविक साइकिल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी में है। डिस्कस एंड इलस्ट्रेट द डायग्रामेटिकली एज टू हाउ ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएशंस आर कोरिलेटेड विद द मिलंकोविक साइकिल्स। अब मिलंकोविक साइकिल को आपको बहुत अच्छे से ड्रा करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मिलंकोविक साइकिल क्या है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, एंड हाउ diagrammatically how global climate variations they are correlated with the Milankovic cycle. Okay, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्राइब द जियोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन। कार्बन का जियोकेमिकल साइकिल हमने डिस्कस किया था। एंड डिस्कस हाउ एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट कॉजेज द ओशन एसिडिफिकेशन। ओके, सो इंक्रीज्ड amount of carbon dioxide in atmosphere that causes the ocean acidification, वो आपको डिस्कस करना है इसमें। ओके, सो जो एप्लीकेटिव पार्ट है, मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है, बट स्पेसिफिकली जो जीएसआई का जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या सिग्निफिकेंस का पार्ट है वो आपको जरूर करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन लग के ही आता है कि आपको उसका सिग्निफिकेंस, इम्प्लीकेशन, जो एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें साथ में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हिच आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालय के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में मैंने बताया था कि आपको पढ़ लेना है। डिस्कस द मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनी टू ऑफ दीज ग्लेशियर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको किन्हीं भी दो ग्लेशियर्स के बारे में, उनका मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंस को आप डिस्कस कर सकते हो। किसी का भी कर सकते हो। ओके, आप गंगोत्री ग्लेशियर का कर सकते हो, सियाचिन ग्लेशियर का कर सकते हो, या और भी जो है उसको भी आप कर सकते हो। डिस्कस क्रिटिकली द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। जो अर्बनाइजेशन बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजियोलॉजी पेपर, जो कि आपका जो 2021 में है एग्ज़ाम, उसमें आपकी जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी ना होने की वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी नहीं है। सो हाइड्रोजियोलॉजी वाला पेपर पे आप थोड़ा अगर वर्क करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो इसमें। ओके, क्योंकि मैंने जब पेपर डिस्कस किया था, जब मैंने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तब भी ये बताया था कि इसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स जो है इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस इसका नहीं है। सो अल्टीमेटली एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो रिपीटिशन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसको भी, इस पेपर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो पहले हम जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने हर बार बताया जब भी आपको डिस्कस किया है कि आप कंपलसरी क्वेश्चंस हाइड्रोजियोलॉजी वाले पेपर में इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िए। ओके, इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं हुए हैं, मैंने उसको लिखा नहीं यहाँ पे, आप पेस्ट नहीं किया हुआ है, बट फिर भी वही इंस्ट्रक्शंस है कि 8 ही कंपलसरी हैं और आपको 5 सेंटेंसेज ईच, नॉट मोर देन, मतलब 5 सेंटेंसेज में ही अपनी बात को एंड करना है। सो जियोलॉजिकल मटेरियल्स एज एक्विफर्स। ओके, सो जो जियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनको एक्विफर्स के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ये आपको डिस्कस करना था। आइसोहाइट्स इस तरह का आप, अगर आपने जब चैनल स्टार्ट हुआ था अप्रैल मंथ में जाओगे, या आप जो बेसिक्स है जियोलॉजी के बेसिक्स वाली एक प्लेलिस्ट है चैनल में, उसमें आप जाके देखना, उसमें इस तरह के तमाम जो आइसो करके है ना, आइसो प्रीफिक्स जिसमें लगा हुआ है, उस तरह के तमाम वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आइसो हाइट्स का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट,
शायद ये प्रेसिपिटेशन, इक्वल प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, ऐसा कुछ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आप देख लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट है इस तरह के आईसो वाले। ओके, ये आपके जियोलॉजी में ही नहीं, अगर आप जो जीएस का पेपर दोगे, हो सकता है जीएस के पेपर में भी इससे क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट जियोलॉजी है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी में आपका क्लाइमेट है, ओशन है, या इन दोनों से, इन तीनों ब्रांच से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसमें बहुत सारे हैं जो नहीं भी दिए हुए हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आइसो प्रीफिक्स वाले सारे जो रूट टर्म्स हैं वो डिस्कस किया हुआ है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक रिटेंशन एंड स्पेसिफिक यील्ड। अब जो टोटल पोरोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ये उसका रिलेशन है। ओके, रेजिडेंस टाइम ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का रेजिडेंस टाइम है वो आपको बताना था। रेनॉल्ड्स नंबर है, ग्राउंड वाटर ड्रॉडाउन है, डायरेक्ट रोटरी ड्रिलिंग मेथड है, वेनर एरे इन रेजिस्टिविटी सर्वे। सो चारों जो आठों आपके कंपल्सरी है, बहुत ईजी हैं। अगर आप अच्छे से करोगे तो इसको अच्छे से आपने लिखा होगा, 5 नंबर के हिसाब से आप अच्छे से लिख सकते थे इसको, एंड आई होप आपने किया भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी इसमें। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, जो आइसो हाइट्स वाला क्वेश्चन है प्लस जो रेजिडेंस टाइम ऑफ ग्राउंड वाटर है, इन 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा मैंने डिस्कस किया हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू डेराइव द डार्सीज इक्वेशन फॉर द एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। मैंने बताया था कि डार्सीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो इक्वेशन है वो आइसोट्रॉपिक प्लस एनआइसोट्रॉपिक मीडियम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एनआइसोट्रॉपिक आया हुआ है। ओके, ग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू एन एक्विफर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर विद अ लेंथ ऑफ 1000 meter, hydraulic head at the groundwater entry and exit point that is of an aquifer is 200, 250 and 200 meters respectively. Groundwater from the aquifer discharge into a stream at a rate of 100 meters, 100 meter cube per day. You have to calculate the hydraulic conductivity. जो लेबोरेटरी मेथड थे ना हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के, लेबोरेटरी और फील्ड मेथड्स, उसमें ही किसी एक फील्ड का, किसी एक जो मेथड है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ द एक्विफर 0.2, व्हाट इज द लीनियर ग्राउंड वाटर वेलोसिटी। तो ये चीज़ें आपको इसमें डायग्राम जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो आपको यहाँ से करना था। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्पर्शन एंड डिफ्यूजन, जो डिस्पर्शन और डिफ्यूजन में डिफरेंस है वो आपको इस यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड परमेबिलिटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके, वो आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे फिर न्यूमेरिकल है, यहाँ पे भी आपको जो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड द vertical hydraulic conductivity of the aquifer. So यहाँ पे aquifer consisting of 400 meter interbedded sandstone and shale has 60% sandstone. The sandstone and shale has hydraulic conductivity is both, दोनों की hydraulic conductivity दे रखी है। ओके, सो आपको यहाँ पे जो vertical hydraulic conductivity of the aquifer वो कैलकुलेट करनी है। If the hydraulic conductivity and the thickness of an aquifer are 0.5 centimeter per second and 25 meter respectively, you have to calculate the transmissivity. ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये एक लाइन का क्वेश्चन है केवल, इसमें T इक्वल्स K इंटू बी का आपको फॉर्मूला पुट करना है। सो T यहाँ पे T इक्वल्स K इंटू बी, T इक्वल्स T का मतलब है ट्रांसमिसिविटी, दैट इक्वल्स टू K मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और B जो है वो एक्विफर थिकनेस है। सो 0.5 और 25। अब ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है आपको। या तो आपको जो एक्विफर थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, या जो थिकनेस है 25 मीटर उसको आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। एक ही यूनिट में करके देन आप मल्टीप्लाई करके आंसर आपको लिख लेना है। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में। 4A, derive the theme method for the steady state in a confined aquifer.
ओके, जो थीम का मेथड है वो आपको थीम स्टडी इक्वेशन आपको ड्रा करनी है, ड्राइव करनी है यहाँ पे। डिस्कस द वेल कंप्लीशन एंड डेवलपमेंट मेथड, जो वेल कंप्लीशन और वेल डेवलपमेंट मेथड है वो ड्रॉ करना है, डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द बेस फ्लो, बेस फ्लो क्या है, हाउ इज इट एस्टिमेटेड, भी आपको बताना था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विफर परफॉर्मेंस टेस्ट एंड स्टेप ड्रॉडाउन टेस्ट। जो एक्विफर परफॉर्मेंस टेस्ट है और जो स्टेप ड्रॉडाउन मेथड है, टेस्ट है, उसमें आपको डिफरेंस करना है। फॉर द सुटेबल यील्ड, सस्टेनेबल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का जो सस्टेनेबल यील्ड है उसके लिए जो स्टेप ड्रॉडाउन टेस्ट है और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है एक्विफर, वो आपको बताना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द डिफरेंस between the groundwater level fluctuation due to the evaporation and the evapotranspiration। मैंने बताया था जो ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन है वो कई सारे उसके बेसिस हैं, कई सारे बेसिस पे जो ग्राउंड वाटर है वो फ्लक्चुएट करता है। तो इसमें जो इवेपोरेशन है और जो इवेपोट्रांसपिरेशन है उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस करना है इसमें। डिफाइन द स्लग टेस्ट, हाउ इज ट्रांसमिसिविटी ऑफ एन एक्विफर इज कैलकुलेटेड बाय दिस टेस्ट। ओके, जो सिलेक्ट टेस्ट है उसको डिफाइन करना है और जो ट्रांसमिसिविटी है एक्विफर की वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इस मेथड से और इस टेस्ट से, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द टेक्निक्स टू इन्फर द सुटेबल साइट्स फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन बाय यूजिंग रेजिस्टिविटी मीटर। रेजिस्टिविटी मीटर की हेल्प से कौन सी टेक्निक है टू इन्फर द सस्टेनेबल साइट्स फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, ये आपको बताना है इसमें। एक्सप्लेन द बोरहोल लॉगिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू गामा लॉगिंग इन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। जो बोरहोल लॉगिंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन द गामा रे लॉगिंग और गामा लॉगिंग। Drilling method, you have to discuss the drilling method for the groundwater exploration in different geological formation। जो ड्रिलिंग मेथड है डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में वो आपको बताना है यहाँ पे। व्हाट इज DTH, डायरेक्ट टू होल ड्रिलिंग फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन यूजिंग हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग हाइपोस्पेक्ट्रल सेंसर, हाउ इज इट पॉसिबल टू इन्फर ग्राउंड वाटर क्वालिटी। ओके, सो हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग को यूज करके हाउ इज इट पॉसिबल टू इन्फर द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ये आपको वहाँ पे लिखना है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोटॉन प्रेसिशन मैग्नेटोमीटर। अब ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ओके, ये 2-3 साल से, पिछले 2-3 ईयर्स में, आई थिंक 2017 और 18 में क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोटॉन प्रेसिशन मैग्नेटोमीटर है और भी 1-2 मैग्नेटोमीटर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसमें, बट उसको मैं जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ये सब आपके एग्ज़ाम में टॉपिक्स नहीं है, तो जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला होगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा एक अच्छे से। ओके, ये आपका जो गेट का एग्ज़ाम है उस तरह से एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। सो प्रोटॉन प्रेसिशन मैग्नेटोमीटर के बारे में आपको बताना है। डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। ओके, सो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में जब आपने मैग्नेटिक मेथड्स हैं, ग्रेविटी मेथड्स हैं, साइज्मिक मेथड्स हैं, रेजिस्टिविटी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को आप जब ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के मेथड्स को पढ़ा होगा तो उसमें जो मैग्नेटिक मेथड्स हैं उसमें ये प्रोटॉन प्रेसिशन मैग्नेटोमीटर है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ओके, सो ये बताना था आपको। फंक्शनिंग भी उसकी ड्रॉ करनी थी, फंक्शनिंग भी डिस्कस करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर के मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं वो आपको बताना था। डिस्कस द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर के कॉम्पोजिशन को कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ये आपको लिखना था इसमें। व्हाट इज़ द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जिसको हम TDS कहते हैं। ओके, बहुत जनरल टर्म है। अब जब भी आप अपने घर में प्यूरीफायर लगवाते हैं, वाटर प्यूरीफायर, जो वो चाहे RO का हो या जो भी आप रिवर्स ऑस्मोसिस वाला लगवाएं या जो भी आप वाटर प्यूरीफायर लगवाएं, सो उसमें जब भी आपकी टेस्टिंग होती है, जब भी वो लगवाया जाता है तो उसमें टेस्टिंग की जाती है ना टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की, जो
ह्यूमंस के लिए रिक्वायर्ड सॉलिड्स हैं, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो उसकी परमिसिबल लिमिट है, वो अगर लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी सो आपका जो वाटर है वो पोल्यूट होने लगता है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं हो जाएगा, पीने लायक पानी नहीं रह जाएगा। ओके, आपने ये सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो वही है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स क्या हैं, क्या उसकी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और किन कंपोनेंट्स की एक्सेस में जो वाटर है वो नॉन पोर्टेबल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी इसमें। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटर्मिनेशन द सुटेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर इन ड्रिंकिंग प्रोसेस। वही मैंने बताया कि ड्रिंकिंग वाटर को जो पोर्टेबल का मतलब होता है जो पानी पीने योग्य हो। सो पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर में जो सिग्निफिकेंस है डिटर्मिनिंग द क्वालिटी, वो आपको डिस्कस करना था इसमें। एक्सप्रेस 23 मिलीग्राम पर लीटर सोडियम इन मोल पर लीटर और एटॉमिक वेट। अब इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको जो मिलीग्राम को मोल में बदलना था, मिलीग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करना था आपको। ओके, हार्डली 2 मिनट्स लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपको आता है 2 लाइन में आप कर दोगे, नहीं आता है देन आपको इसमें लीव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बना के कुछ लिख भी नहीं सकते हो। ओके, इसको एज अ न्यूमेरिकल आप समझिए। डिस्कस द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइसोटोप्स इन द स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर स्टडीज में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स का जो सिग्निफिकेंस है या यूटिलाइजेशन है वो आपको लिखना है। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये मैंने बताया था, ये जब डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सो मैंने दोनों चीज़ें बताई थी आपको, TDS के बारे में भी बताया था, ग्राउंड वाटर क्वालिटी के बारे में भी बताया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइसोटोप, शायद सल्फर का आइसोटोप भी है इसमें, तो ये आपको बताया था। आर्टिफिशियल रिचार्ज, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में बताया था। डिस्कस विथ सुटेबल इलस्ट्रेशन ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के जो मेथड्स हैं उसमें जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है। ओके, कैलकुलेट द टोटल हार्वेस्टेबल रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ having an area of 40 meter square, 40 square meter with total annual rainfall of 60 inches and runoff coefficient 0.9. ओके, आपको जो रूफ का एरिया दे दिया गया है 40 मीटर स्क्वायर, टोटल एनुअल रेनफॉल जो है वो 60 इंचेस है, एंड जो रन ऑफ कॉफिशिएंट है वो 0.9 है। सो 3 डेटा आपको दिए गए हैं यहाँ पे, और जो टोटल हार्वेस्टेबल रेन वाटर है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का वही है, अगर आपको बेसिक्स आता होगा देन आप कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये जो हाइड्रोजियोलॉजी का या 2020 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है वो ये है कि जो टॉपिक्स दोनों में है, मीन प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के एग्जाम में है, दोनों के सिलेबस में है, सो उनको डिस्कस करने के वक्त ये माइंड में रखना है कि ये प्रीलिम्स में भी है, ये मेंस में भी है। तो उसके जो प्रिलिमिनरी वाले क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं MCQ टाइप के, सो वो मैं अलग डिस्कस कर दूंगा, प्लस जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो थ्योरेटिकल या डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले हैं, वो अलग डिस्कस कर दूंगा। ओके, सो वो मैं कर दूंगा, आगे जब इसमें टॉपिक आएगा तो मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।